नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से, जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। और लेकिन मुरादाबाद से हम बात करेंगे पूरे प्रदेश की राजनीति की, हम देश की राजनीति की बात होगी। आपको बता दें पश्चिमी यूपी की, क्योंकि सामने एक बड़े लीडर हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। तारीफ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दिव्या हमारी सहयोगी लगातार आपकी तारीफ कर ही रही है। बहुत धन्यवाद। कैसे आपने राजनीति में एंट्री की, मंत्री रहे, फिर आपके अध्यक्षता में 2022 चुनाव, ये सब चीजें हुई। उसी आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। सर, अभी क्या प्लानिंग चल रही है भूपेंद्र चौधरी की भविष्य की और साथ ही साथ संगठन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और बड़ी संख्या में देश भर में लोग एक विचारधारा के आधार पर चलकर वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र भी है और लोकतांत्रिक आधार पर हम लोग अपने संगठन के स्ट्रक्चर की रचना, उसका गठन भी करते हैं। आपने देखा होगा हमारे संगठन का महापर्व सितंबर से प्रारंभ होकर लगभग 1 वर्ष हम लोगों को हुआ है और हम लोगों ने 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं। लगभग 10 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हमने बनाए हैं। 1,62,000 स्थानीय समितियों में से, बूथ समितियों में से लगभग 1.5 लाख पर भारतीय जनता पार्टी की आज कमेटी है, टीम बनी है। उसके अलावा हमारा मंडल है, हमने संगठन की दृष्टि से रचना मंडल में सभी मंडल हमारे बने हैं और 70 जिलाध्यक्ष 98 से हमने घोषित किए हैं। और सामान्यतः जैसे प्रदेश केंद्रीय इकाई समय निर्धारित करेगी, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्दी संभावित है, हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग चुनाव करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियमित रूप से संगठन की रचना, संगठन की योजना रचना हम लोग बनाते हैं। तो संगठन महापर्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव के साथ उस प्रक्रिया को पूरा हम लोग करेंगे। अभी लगातार इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से भी या हमारे सेवा के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार हम लोग अलग अलग अभियानों के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं जी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक लगातार हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे हमारे संगठन से जुड़े विषय हों, स्वच्छता से जुड़े विषय हों, और माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर चाहे खादी को प्रमोट करने वाले कार्यक्रम हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक गतिविधि लगातार भारतीय जनता पार्टी की निरंतर बनी रहती है। जी भूपेंद्र जी, आपने जिक्र कर दिया कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, दोबारा दौड़ में है या पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे आप? अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है, हमारी ऐसी पार्टी है कि सामान्य घरों से, परिवारों से लोग अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करके जो भी संगठन दायित्व देता है हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। हमारे यहाँ जिम्मेवारी है संगठन का। अब हमारे यहाँ कोई स्थापित व्यवस्था तो है नहीं कि भाई इसी समूह से, इसी परिवार से, इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति बनेगा। हम तो जो भी बनेगा, हमारी विचारधारा है और विचारधारा की विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नई व्यवस्था होगी तो नई व्यवस्था में जो भी काम पार्टी देगी हम लोग अच्छे मन से उस काम को करेंगे। जो हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है, उस दायित्व को निभाएंगे। लेकिन हम लोग अपने देश की लाखों करोड़ों लोगों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों की परिवारवादी पार्टी नहीं है कोई कि हम किसी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। संगठन जो दायित्व देगा उस दायित्व को हम लोग पूरी निष्ठा से, जैसी अपेक्षा है पार्टी की, उसे पूरा करें। भूपेंद्र जी, ये तो आपने बोला कि जो पार्टी देगी जिम्मेदारी वही निभाएंगे, लेकिन हर इंसान का अपना भी रहता है कुछ कि मुझे ये पद मिलना चाहिए या मुझे ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है? अब आप अगर इस पर चर्चा करेंगे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में सामान्य परिस्थितियों में काम किया है। मैं बहुत छोटे दायित्व की भूमिका निर्वहन करता करता भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तक आया हूँ और ये बीजेपी के अलावा किसी भी दल में संभव नहीं है। मैं आज से लगभग 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बन गया था।
तो 30 साल में मेरे 57-58 साल की उम्र है मेरी। उस 58 साल की उम्र में 28-29 साल का व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार संगठन की जिम्मेवारी रही। मैं चुनाव भी लड़ा, कभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मैं 5.5 साल कैबिनेट मंत्री भी रहा। तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, विचार से जुड़े लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती रही है, और मेरे जीवन के लिए, हम जैसे सामान्य परिवारों से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लगातार पार्टी का, राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। 3 वर्ष हो गए, तो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। केवल अपेक्षा ये है कि एक विचार के साथ जुड़े हैं और लगातार उस अभियान को, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, क्योंकि अभी हम संगठन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। आपने एक बयान दिया कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने चौकी छोड़ें और संगठन पर ध्यान दें। अखिलेश यादव ने उसे तुरंत लपक लिया। हालांकि आपने उनके बयान पर भी पलटवार कर दिया, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते। तो ये क्या वाकई में कार्यकर्ता संगठन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो आपको कहना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से इसलिए अलग है कि जितने भी दल हैं उन दलों में जनता है और नेता है। हमारे यहाँ जनता है, कार्यकर्ता है, फिर नेता। तो हम लोग लगातार जितने भी कार्यक्रम, अभियान हैं, अब अगर आप चर्चा करोगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों लिस्टेड लोग हैं। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का डाटा भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनके नाम, उनके पदनाम, उनके टेलीफोन नंबर, उनकी पूरे डाटा हमारे पास। तो हम उन कार्यकर्ताओं को काम देकर ही सारे अभियानों को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, और भविष्य की पार्टी में भी काम करने वाले लोग वहीं से निकलते हैं। तो हमारे यहाँ एक संगठन की व्यवस्था है, और संगठन की व्यवस्था के आधार पर ही हम इस राजनीतिक दल का संचालन करते रहे। एक परिवार की बैठक में ये विषय रहे हैं। हमारे पास संगठनात्मक लगातार काम है। हमारे पास बूथ समिति का काम है, मंडल का, जिले का, सबका काम है। उस काम की चर्चा संगठन करता है। हमारे सौभाग्य है कि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें 2-2 बार चुना है। तो हमारे पास सरकार के काम भी हैं, संगठन के काम भी हैं। लेकिन संगठन के काम की प्रतिबद्धता, संगठन के काम की प्राथमिकता हम सब लोग कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा रखते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आपसी सामंजस्य की थोड़ी बहुत कमी भी नजर आती है। कई जगह हम देखते हैं कि प्रतिभा शुक्ला का जो मामला आया, बेबी रानी मौर्य ने जो आवाज उठाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार बाहर की तरह चलने वाला संगठन है, और हमें एक आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहाँ है, और हम अपनी बात को सहजता से, सरलता से अपने नेतृत्व के सम्मुख रख सकते हैं, बगैर किसी भय के रख सकते हैं। तो उस लोकतंत्र का कभी कभी परिस्थिति असहज भी होती है, लेकिन हम परिवार की तरह, घर की तरह उन सब विषयों का समाधान करके एक ताकतवर राजनीतिक संगठन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ाते रहे। जी भूपेन जी, क्योंकि 2026 पंचायत चुनाव, 2027 फिर विधानसभा चुनाव, और एक और लकीर सरकार की तरफ से खींच दी गई कि विजन 2047। हालांकि अखिलेश यादव इसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2027 में आ लें, तब तो 47 का ख्वाब देखेंगे। अब लोकतंत्र में सबको अपनी विचारधारा के आधार पर समाज को प्रेरित करने का, उसे आकर्षित करने का अधिकार है। हमने जो जो काम किए हैं, हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर अपने संगठन के माध्यम से लगातार जनता के बीच में हैं। आप देखेंगे 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी, कोई नेता के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हम लोगों ने सरकार बनाई है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 2019 में बनी और 2024 में बनी। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, लगातार तीसरी बार। हमने 1985 के बाद योगी जी के नेतृत्व में 17 में हम जीते, 22 में भी हम जीते, और उसके पीछे हमारे काम, हमारी उपलब्धियां, हमारे जन कल्याण की नीति और जो हमारा विजन है, उस विजन को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में हमने रखा है। हम लगातार अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा समाज के बीच में रखते हैं। जो काम हमने किए हैं वो हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रखते हैं, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भविष्य में आगे मिलता रहेगा।
चौधरी साहब, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी आप पर थी, 24 को आप कैसे देखते हैं? 2024 बहुत नुकसान हुआ, यूपी से ज्यादा नुकसान हुआ। पीडीए फॉर्मूला चल गया या सीटों का जो बंटवारा था वो सीट गलत बट गई, सत्ता एंटी इनकम्बेंसी थी सांसदों के खिलाफ, ये चूक कहाँ रही? क्योंकि आप बारीकी से आप जान सकते हैं इस चीज को। ऐसा हम लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम लोग सहजता से जनादेश का सम्मान करते हैं। हमने कहा जब चुनाव के परिणाम आए तो केंद्र में ऐतिहासिक है, लेकिन राज्य में उत्तर प्रदेश में जरूर हमें नुकसान हुआ, लेकिन मैंने मीडियम के माध्यम से प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद कहा और कहा कि हम अपने काम को जनता को ठीक से नहीं समझा पाए, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कामकाज को ठीक से नहीं समझा पाए। हम अपनी समीक्षा करेंगे और उन सब विषयों का आकलन करके दोबारा पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएंगे। तो आपने उसका परिणाम भी देखा होगा, विधानसभा के उपचुनाव हुए और कई अन्य राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में भी देश में विधानसभा के चुनाव हुए। हरियाणा में हुए, झारखंड में हुए, महाराष्ट्र में हुए, दिल्ली में हुए। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने जनादेश देकर सरकार चलाने का जनादेश दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उन श्रेणी में नहीं है कि जब पराजित होंगे, हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं को दोष देंगे, हम लोग ईवीएम को दोष देंगे, पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराएंगे। इस प्रकार का जनादेश का अपमान करना स्वभाव हमारा नहीं है। हम जनता के बीच में हैं और निश्चित रूप से जो भी जनता का निर्णय होगा उसे सहजता से, सरलता से स्वीकारेंगे। तो अभी तो वोट चोरी के भी आरोप लग रहे हैं ना, आप वोट चोर हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है, और आपने विधानसभा उपचुनाव का जिक्र किया, वहां अखिलेश यादव ने भी कहा कि इन्होंने वहां भी वोट चोरी की। आप अगर सबसे ज्यादा वोट चोरी में कौन अपराधी दोषित ठहराया गया है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को वोट चोरी में हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 1971 के लोकसभा चुनाव को जो रायबरेली से हुआ था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके और अपने पद का राजनीतिक इस्तेमाल करके, पद का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित किया। और वोट चोरी में देश में केवल एक व्यक्ति दोषी ठहराया गया, कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद हम 2014 से सरकार में हैं, केंद्र में, 2017 से राज्य में सरकार में। हमारे समय जितने भी चुनाव हुए हैं और हमसे पहले जितने चुनाव हुए हैं, चुनावों में अराजकता होती थी, चुनावों में बूथ कैप्चर होते थे, चुनावों में हिंसा होती थी। आज कोई भी पिछले 10 वर्षों में कोई हिंसा कोई बता दे, कोई बूथ कैप्चरिंग की शिकायत बता दे, कोई किसी प्रकार का अराजकता की स्थिति बता दे। चुनाव स्मूथली हुए हैं। लेकिन मैं विपक्षी दलों से निवेदन करता हूं कि जनादेश का अपमान ना करें, जनादेश का सम्मान करना सीखें। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी होता है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिस प्रकार का निगेटिव एजेंडा ये लोग चला रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है, उनके हित में भी नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सार्वजनिक मंचों से अपना काम काज, हमारी उपलब्धियां, हमारे विचार से जुड़े विषयों को लगकर ही हम जनता के बीच में जाते रहें। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता देश भर में सब जगह बढ़ी है। हमारे लिए कई राज्यों में अवसर मिला है। हम उड़ीसा में 90% से ज़्यादा सीटें लोकसभा की भाजपा जीती है। हम तेलंगाना में आधी सीटें जीते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश सीटें भाजपा जीती है। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जनादेश हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, लेकिन हमने पूरी समीक्षा की है और अच्छे मन से उन सब विषयों की चर्चा की है और पूरी तैयारी हमने की। उसी का परिणाम है। ये लोग हारेंगे तो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मुरादाबाद जिले की विधानसभा की 5 सीटें बीजेपी हारी है, 1 हम जीते हैं, बाद में 1 बाई इलेक्शन में हम जीते हैं। तो अगर ये वोट चोरी होती, बेईमानी होती तो क्यों हारते जी हम अभी झारखंड का चुनाव भी हारे हैं, कई अन्य विधानसभाओं के, लोकसभा के चुनाव भी हारे हैं। अगर इस तरह के चीजें होती तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही हमारी सीटें कम हुई हैं, क्यों होती कम? तो ये जो नैरेटिव एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडे का चलाने का विपक्ष बंद करे। उत्तर प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है, इनके चरित्र भी जानती है, इनके कारनामों के खिलाफ ही जनादेश हमारे पक्ष में आया था। भाई समाजवादी पार्टी को हराकर लोगों ने हमें वोट दिए थे,
हमें दिए, और हमने सारी चीजें जनता के बीच में रखी हैं। उसी आधार पर हमें जनादेश मिला है। हमारे नेता मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो बदलती हुई परिस्थिति है, आज बदलता हुआ देश दुनिया के सामने है। भूपेंद्र जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर विपक्ष हार जाता है तो इस तरीके की आरोप लगाता है, लेकिन बिहार चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी की यात्रा भी वहां पर निकली, और एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ कि क्या यूपी में भी इस तरीके से जो अगर विरोध की आवाज उठती है तो उसके लिए वोटर्स को उनका हक मिल सके, नाम ना कटे लोगों के लिए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान हर वर्ष चलता है, सब राजनीतिक दलों को पता है। सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ये अधिकार देता है कि वह अपने बीएलओ सभी बूथों पर नियुक्त करें। आपने देखा होगा बिहार सहित देश के अन्य भागों में किसी भी बीएलओ ने मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, लेकिन सार्वजनिक मंचों के माध्यम से इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। मतदाता सूची में जो फर्जी नाम है, मान लो कोई गांव में भी है, शहर में भी है, स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो पलायन कर गए, उनके नाम भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत एड्रेस पर मतदाता सूची में जिनके नाम सम्मिलित किए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं, रोहनिया हैं, बांग्लादेशी हैं, ये सत्यापित है। तो अगर मतदाता सूची फेयर मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग की बात कोई दल करता है, कोई करता है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सबको इस पर सहमत होना चाहिए। लेकिन ये लोगों को निगेटिव एजेंडा चलाना, नकारात्मक बातें करनी, तो नकारात्मक बातों का स्थान अब उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं ने, इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि जो भी शिकायतें हैं आप एफिडेविट सहित दो, आयोग उसका समाधान करेगा। इन्होंने कोई शिकायत एफिडेविट अभी तक नहीं दी है, और अगर दी होंगी तो आयोग उसका जवाब भी देगा, उसका समाधान भी करेगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगाती है बीजेपी उपलब्धि नहीं बता पाती है, विकास कामों का जिक्र नहीं कर पाती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, शिक्षा को लेकर बात नहीं करती है, सिर्फ करती है हिंदू मुसलमान। अब देखिए पड़ोस में जिला संभल है, मुरादाबाद में भी 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है, तो हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। हमारे एजेंडे में आप हमारे घोषणा पत्र देखो, हमारे बीजेपी के संकल्प पत्र देखो, हमने हमेशा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों को हमारे घोषणा पत्रों में। जहां तक भ्रष्टाचार का विषय, हमारी सरकारों ने जितनी भी अभी सरकारी नौकरी हमने दी है, हमने 62-63 हजार पुलिस में भर्ती की हैं, और लगातार अनेकों विभागों में सरकार राज्य के द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी सरकारी भर्ती हो रही है। कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय किस प्रकार से भर्ती होती थी सब लोग जानते हैं। कैसे चाचा भतीजे झोला ले लेकर वसूली करते थे, एक ही जाति लोगों को मिलता था, ये सब लोग जानते हैं। जहां तक सांप्रदायिकता की बात आपने कही है, संबल का जो आबादी की परिस्थिति बदली है, उसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये सबको पता है। संबल बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, लेकिन विकास की धारा में पिछड़ गया, ये सब लोग जानते हैं किन कारणों से पिछड़ गया। हमारे लिए देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए मोदी जी बात करते हैं, और देश के 25 करोड़ लोगों के लिए योगी जी करते हैं। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आम आदमी से जुड़े जितने भी विषय हैं, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक डेवलपमेंट की बात कही है, आप पुरानी सरकार के समय बिजली की उपलब्धता देखो। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, किसान परिवार से आता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले हम लोग डीजल के पंपिंग सेटों से सिंचाई करते थे, गन्ना, गेहूं, धान की खेती करते हैं। आप कोई व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि पिछले समय में कोई किसान डीजल के पंपिंग सेट से सिंचाई कर रहा हो तो बताया आप। बिजली आई है या बिजली चली गई, इसकी चर्चा होती थी। आज बिजली जो भी निर्धारित व्यवस्था है, सरकार के शासनादेश हैं, उसके आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। पहले बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर लागू होता था। कहां बिजली मिलती थी? रामपुर मिलती थी, सबको पता है। मुरादाबाद नहीं मिलती थी जी, इटावा मिलती थी, सबको जानकारी है।
लखनऊ रायबरेली मिलती थी, सबको जानकारी है। आज बिजली एक सामान्य योजना के तहत जो भी शासनादेश है, बिजली के वितरण उसी आधार पर हो रहा है। कोई जिला वीआईपी नहीं है, कोई क्षेत्र वीआईपी नहीं है, कोई गांव वीआईपी नहीं है। जो निर्धारित मानक है उसके आधार पर बिजली के वितरण की व्यवस्था हो रही है। हमने बेहतर सड़कें दी हैं, सुरक्षा की बात की है, हमने बेहतर शिक्षा की बात की है, हमने बेहतर स्वास्थ्य की बात की है। आप शिक्षा की बात कहोगे, पिछले लगभग 50 साल पहले मुरादाबाद मंडल बना था कमिश्नरी, और जितने भी मंडल थे मुख्यालय, मुरादाबाद ही ऐसा मंडल मुख्यालय था जहां सरकारी कोई विश्वविद्यालय नहीं था। जी। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राजकीय विश्वविद्यालय दिया है, और आज गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बनने आया। मेडिकल कॉलेज की बात हो, आज हमारी सरकार ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए सब जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं निश्चित जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि आज अधिकांश जिलों में मेडिकल कॉलेज बने हैं, और उसके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो, बेहतर सुरक्षा की बात हो। आज उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के अपराधों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में अपराध आज न्यूनतम स्तर पर है। नहीं, एक छोटा सा मैं इसमें जोड़ रहा हूं। आपने विकास की फेहरिस्त है और जनता मानती भी है, और आप लौटे क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार जाती है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार आई। लेकिन आप किसान परिवार से, छोटा इशू होगा आपकी नजर में, लेकिन आप किसान रहें तो आप जानते होंगे, एक छुट्टा जानवर, ये मुरादाबाद वाली बेल्ट, ये है या नहीं? और उस पर आपको नहीं लगता कि अंकुश नहीं लग पाया? ये छोटा इशू होगा, लेकिन है बड़ा, किसानों के लिए बड़ा मुद्दा। खाद की कालाबाजारी, अभी देखिए खाद को लेकर किसान परेशान। ऐसा है, आवारा पशु या अन्ना प्रथा की एक परंपरा देश भर में रही है, प्रदेश में खास कर रही है। हमने गौ सेवा, गौ संरक्षण की बात कही, और हमारी सरकार ने उसे कड़ाई पर उसे लागू भी किया है। हाँ, इस प्रकार की परिस्थिति रही है, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने बेहतर गौशालाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा की, उनकी मतलब व्यवस्था की है, और आज इस प्रकार की स्थिति नहीं है। जहां तक आपने सुरक्षा की बात कही, सुरक्षा से जुड़े विषयों पर बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है, और जो भी विषय हैं हमारी सरकार के, हमने सबसे बेहतरी के लिए बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकारों ने काम किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मुरादाबाद ने राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। हमने सारी योजनाएं जितनी भी हो सकती हैं, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की सुरक्षाएं हो, सारे विषयों पर बगैर किसी भेदभाव के सरकार काम कर रही है। आप आवारा पशु के मुद्दे पर छोटा सा जवाब देकर निकल गए। क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, मोहम्मद उस्मान है समाज सेवी, कोई एक सवाल पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा 1-2 सवाल, और फिर हम चर्चा को खत्म करने जा रहे हैं। जी पूछे। मैं सबसे पहले तो 69,000 शिक्षकों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक भर्ती बहुत पुरानी हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार ने करने की कोशिश की, लेकिन वो तब से अब तक क्यों पिछड़ी हुई और क्यों उसमें पिछड़ों का ये समस्या आई सामने कि पिछड़े लोगों को उसमें आरक्षण नहीं दिया गया, और अब तक वो क्यों पेंडिंग है, उसमें सरकार ने क्या किया है, एक। और दूसरा, सरकारों का काम होता है स्कूलों को खोलने का, ये निर्णय किस लिए लिया गया कि स्कूलों को बंद किया जाएगा, छात्र संख्या कम है, तो आ गया ना उसमें, तो सरकार ने तो मैं कर दिया 2 चीजों पर, बस भर्ती पर, वो भर्ती अब तक क्यों नहीं हुई और वो स्कूल छोटे क्यों बंद कर दिए। आप कौन सी पार्टी से, जरा ये बता दो। जहां तक पार्टी सबको बता दो, इसमें कोई बात थोड़ी है, संकोच की क्या बात। नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। कोई बात नहीं, विपक्ष का सवाल का जवाब, लेकिन प्रदेश से जुड़े हैं। बैठो ना जी, बैठो। ठीक। सरकार ने जितनी भी नियुक्ति की है, उस नियुक्तियों में बगैर किसी भेदभाव के पारदर्शी व्यवस्था के साथ हमने नियुक्ति की। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उसके कारण वो चीजें रुकी हैं। लेकिन हमने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी संविधान में जो भी प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति की है। समाज में एक एजेंडा चलाकर, एक नेगेटिव एजेंडा चलाकर लोगों ने जो राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, मैं इस विषय पर ज़्यादा ना कहकर, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम न्यायालय के आदेश से, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका के प्रति हम सब लोगों का विश्वास है, मैं बहुत ज़्यादा ना कहकर इसमें न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन
समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके राजनीति करने वाले लोगों की अब संभावना बची नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश इन सब विषयों को जानता है। सर, एक आपने जवाब दे ही दिया। एक सवाल है, पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, और आपको भी पता है कि पीडीए का फॉर्मूला 2024 में चला। पीडीए की काट है बीजेपी के पास, और विपक्ष कहता है कि ये पीडीए की काट के लिए भाई अब हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि एक बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के, आप हमारे नेताओं के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और राज्य के मुख्यमंत्री जी के आप बयान सुनोगे तो हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात कही है, सामाजिक सद्भाव की बात कही है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में 140 करोड़ लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के आप बयान सुनो। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में 25 करोड़ लोग हैं, आप मुख्यमंत्री जी के बयान सुनो। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें समाज का कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग और महिला, युवा, इन सब विषयों को, लोगों को फोकस करके हमारी योजनाएं। हम समाज को जाति, भाषा के आधार पर बांट कर नहीं देखते, हम लोग सबकी बात करते हैं। जहां तक कांग्रेस का विषय हो चाहे समाजवादी पार्टी का विषय हो, इन्होंने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र इन लोगों ने किया है, अब जनता इनके बहकावे में, झांसे में आने वाली नहीं है। हम भारतीय हैं और भारतीयता के आधार पर ही देश आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखते होंगे 11वीं अर्थव्यवस्था से आज देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे अग्रसर है। उत्तर प्रदेश भी जो पुरानी सरकारों में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी, आने जाने के माध्यम बेहतर हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में, जो आज से पहले लोग अराजकता के कारण लोग निवेश करने नहीं आते थे, लोग बाहर से निवेश नहीं करते थे, आज उत्तर प्रदेश एक निवेशक के लिए बड़ा अच्छा माहौल हुआ है। और आज उसके कारण बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार मिले हैं। तो इसके आधार पर उत्तर प्रदेश भी, जो कभी देश के विकास की यात्रा में अवरोध कहा जाता था, बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बना है। ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। मेरा विपक्ष के लोगों से निवेदन है कि समाज को बांट करके राजनीति करने का एजेंडा छोड़ें, समाज की समरसता और सबके लिए काम करने वाले मुद्दे के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। विजन 2047 को आप कैसे देखते हैं, यूपी और देश के नजरिए से? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हमें बनाना है, और हमारी सरकार उन सब विषयों पर काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलेगा और भारत एक विकसित भारत के रूप में, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के रूप में दुनिया के सामने होगा। 2027 हमारी पूरी तैयारी है और हम अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर लगातार जनता के बीच में है और अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी सरकार का लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सपने देखने का अधिकार तो सबको है। 2022 में भी देख रहे थे कैसा माहौल बन गया था, लेकिन जनता के मन में जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जनादेश देना है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना है। चौधरी साहब मंत्री या अध्यक्ष बनना चाहते हैं या केंद्र में जाना चाहते हैं? मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलेगा, देखो मैं जननेता नहीं हूँ, मुझे पार्टी ने ही एमएलसी बनाया। मैं सरकार में गया तो पार्टी नहीं बनाया, तो पार्टी ने ही अध्यक्ष बनाया। पार्टी लगातार मुझे 30-35 साल से काम दे रही है, तो मेरी ये इच्छा है भाजपा काम देती रहे। सरकार में देगी, सरकार में चले जाएंगे। मान लो पार्टी में देगी तो पार्टी में भी बहुत अवसर हैं, पार्टी काम करेंगे, लेकिन अच्छे मन से करेंगे और जो भी दायित्व देगा अच्छे मन से, पार्टी के जो भी नेतृत्व की अपेक्षा है, हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, उसे पूरा करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौधरी जी, आपने सारी बातें रखी मुद्दों पर, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम पहलुओं पर हमने बात की, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी इनके जिम्मे पर कंधा पे संगठन की जिम्मेदारी है। अब पार्टी क्या देती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब उनकी नजरें भी हैं कि मंत्रालय मिल जाए या अध्यक्ष की दोबारा ताजपोशी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर प्लीज मंच पर आएं, और अब वक्त हो चला है उन लोगों को सम्मानित करने का जिनकी वजह से आज का हमारा कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है, सफल हो पा रहा है। मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग खड़े हुए हैं प्लीज अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत सारे पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। और अब एक एक करके जिनका नाम मैं अनाउंस करूंगी प्लीज मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आते जाएं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें, आराम से बैठिए। आज का प्रोग्राम बहुत खास है। मुरादाबाद के विकास पर हम बात करेंगे, यहाँ की चुनौतियों पर हम बात करेंगे, आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, उसके समाधान पर बात करेंगे। और अब सबसे पहले मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी अरविंद गोयल जी को, जो कि जाने माने बिजनेसमैन हैं चौधरी इंटरप्राइजेस से। अरविंद जी प्लीज आप मंच पर आएं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हम चाहेंगे कि इनके बेटे शिवम प्रकाश गोयल, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इनकी भी ट्रॉफी यही ग्रहण करें। एक और ट्रॉफी आप ही। राजन ओवरसीज से अब मैं बुलाना चाहूंगी कुणाल अग्रवाल जी को, और उनके साथ उनके सीए भारद्वाज जी को भी मैं कहूंगी कि वो भी मंच पर आएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि समाज सेवा का काम कर रहे हैं, मुरादाबाद को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और अब अगला नाम है विनायक गुप्ता जी का। आर्किटेक्ट हैं विनायक गुप्ता जी। घर को कैसे सुंदर बनाना है ताकि हर इंसान का जो सपना होता है वो पूरा हो सके। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मंजेश राठी जी को, जो कि चेयरमैन हैं डीएमआर हॉस्पिटल और डीएमआर ग्रुप इंस्टीट्यूट से। मंजेश राठी जी प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज चौधरी जी और प्रदीप शुक्ला जी से कि वो मंच पर आएं। व्हाइट हाउस होटल की तरफ से हमारे आज के साथी हैं और जिनकी वजह से हमारा आज का कार्यक्रम यहां पर हो पा रहा है। अभिषेक सिक्का जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आएं, शिवा ट्रेडिंग कंपनी से। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एमपी सिंह जी को, जो कि टीएमयू वॉल फेयर स्टूडेंट डायरेक्टर हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कार्तिकेय गुप्ता जी को, मनोरोग चिकित्सक हैं,
कार्तिकेय जी, प्लीज आप भी मंच पर आएं। और अब अगला नाम है विनोद अग्रवाल जी का, जो कि मेयर है मुरादाबाद के। विनोद जी, आप भी प्लीज मंच पर आएं। मुरादाबाद शहर को साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ बनाने का जिम्मा इन्हीं पर है। और अब वक्त तो चला है सम्मानित करने का। मैं चाहूंगी कि रमेश चंद्रा सर प्लीज आप हमारे आज के खास मेहमान भूपेंद्र चौधरी जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र चौधरी जी।